हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ड्यूलिटी से रिलेट आज हम अपना लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं ड्यूलिटी पर बेस, और हमें क्या करना है कि दी गई एलपीपी जो आद्य समस्या होगी प्राइमल प्रॉब्लम, उसको ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके हमें क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, दी गई प्रॉब्लम को। कल पिछले लेक्चर में भी हमने यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, कुछ ऐसे ही। वहां पे हमने कंपैरिजन किया था कि किस तरीके से एक प्राइमल प्रॉब्लम और एक ड्यूल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, कंपैरिजन टू गिवन प्राइमल प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है कि ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी होता था, जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। और ड्यूल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ही स्टूडेंट्स हम प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, आज एक और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्याएं। ठीक है, स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5th बी है। क्वेश्चन नंबर है 3, मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू 50x1 माइनस के 80x2 माइनस के 140x3 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, जो प्रतिबंध है वो है x1 प्लस x2 एंड माइनस के 3x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 माइनस के 2x2 माइनस के 2x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड ऑल x1 x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं हम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है हमारा मिनिमाइजेशन का। ठीक है, अब मिनिमाइजेशन का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन इसमें दिए हुए हैं। अब मैं इस प्रॉब्लम को, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इस प्रॉब्लम को आप ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं कि इस प्रॉब्लम को ही मैं अगर प्राइमल प्रॉब्लम को ही सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना चाहूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की वजह से यहाँ पे दोनों प्रतिबंध में कृत्रिम चर जोड़ने वाला होगा, और कृत्रिम चर जोड़ने की वजह से कैलकुलेशन अर्थात जो सिंप्लेक्स टेबल होगी वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस जो मेरे पास में गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है इसको मैं लिख लेता हूं। दी गई प्राइमल प्रॉब्लम का मैट्रिक्स रूप जो है वो निम्न प्रकार होगा, मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ए ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अतः हमें इसकी ड्यूलिटी फाइंड आउट करनी है। अतः प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की ड्यूल प्रॉब्लम निम्न होगी। अब वो क्या होगी कि मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। देखिए, मिनिमम थी तो मैक्सिमम हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा डब्ल्यू, एंड ए ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ऑल डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो चूंकि सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 50 माइनस 80 एंड माइनस 140, ये सी है। और बी की वैल्यू क्या है, बी है 4 एंड 3। ठीक है, और जो ए है हमारी मैट्रिक्स ए, वो क्या है 1 1 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस के 2, ये हो गई ए मैट्रिक्स। क्या करते हैं, सबसे पहले सी ट्रांसपोज, यानी कि दिस इज 50 माइनस 80 माइनस के 140, बी ट्रांसपोज 4 and 3rd, and A transpose
A transpose is 1 1 1 minus 2 and minus 3 minus k of 2। आता है ड्यूल प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू, बी ट्रांसपोज दिस, सो 4w1 प्लस के 3w2। देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 2, जो कि नंबर ऑफ दिए गए प्राइमल प्रॉब्लम में कंस्टेंट्स के बराबर होंगे। एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ए ट्रांसपोज, सो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो यहाँ नंबर ऑफ कंस्टेंट 3 हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, w1 प्लस के w2 लेस देन इक्वल टू b ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज सॉरी, c ट्रांसपोज इज 50 एंड w1 माइनस के 2w2 लेस देन इक्वल टू माइनस 80 एंड माइनस के 3w1 माइनस के 2w2 लेस देन इक्वल टू माइनस के 140। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन w1 एंड w2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स चूंकि हमें इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो सिंप्लेक्स मेथड में हम जानते थे कि जिस भी प्रॉब्लम को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होता है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का होना चाहिए, जो कि है दिए गए प्रतिबंध में जो भी b है यानी कि जो आवश्यकता सदिश हैं वो सभी नॉन नेगेटिव होने चाहिए, जबकि यहाँ पे -80 -140 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, अतः मानक रूप, या फिर पहले इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हम इसको सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस प्रतिबंध को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये -80 है और मुझे चाहिए +80, क्योंकि हम इसे अब सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सो माइनस के w1 प्लस के w2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड हेयर 3w1 प्लस के 2w2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप भूलना नहीं है कि अगर मैं इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना चाह रहा हूं तो हमारे पास में जो सिंप्लेक्स मेथड के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि मैक्सिमाइज का फंक्शन होना चाहिए, जो कि है, लेकिन ये बी आवश्यकता सदिश भी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि यहाँ नेगेटिव थे, इसलिए मैंने इनको पॉजिटिव कर दिया। अतः अब क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। तो मानक रूप क्या होगा, देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू 4 ऑफ w1 प्लस के 3w2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स w1 प्लस के w2 लेस देन इक्वल टू का साइन है तो एक न्यूनतम पूरक चर जुड़ जाएगा w3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 50। दूसरा प्रतिबंध ये रहा, माइनस के w1 प्लस के 2w2, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे 0w3 है ही, एक क्या जुड़ेगा, आधिक पूरक चर। सो आधिक के पूरक चर माइनस के w4 घटा दिया, इज इक्वल्स टू 80 एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन कंस्टेंट्स इज 3w1 प्लस के 2w2 प्लस के 0w3 है प्लस के 0w4 है एंड माइनस के w5 इज इक्वल टू 140। माइनस w5 क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो अब देखिए इसके लिए 0w4 प्लस के 0w5, अब देखिएगा प्लस के 0w5। अब हम ये देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट्स होते हैं उतने हमें क्या चाहिए, इकाई सदिश चाहिए। तो देखिए w3 के रेस्पेक्ट में 1 0 0 एक इकाई सदिश मिल गया, लेकिन w4 और w5 के रेस्पेक्ट में 0 -1 0 0 0 -1, जबकि हमें चाहिए क्या, 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसके लिए यानी कि 0 1 0 चाहिए तो एक कृत्रिम चर w6 यहाँ जोड़ दिया और एक कृत्रिम चर w7 यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, बाकी ये 0w6 प्लस के 0w7 प्लस के 0w7 और यहाँ पे ये 0w6। ठीक है, एंड ऑल w1 w2 w3
W4, W5, W6 एंड W7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म होते ही अब हमें क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं फिर। चलिए क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप करते रहिए, क्योंकि आज ये लेक्चर हमारा ड्यूलिटी से रिलेट लास्ट लेक्चर होगा। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो चलिए फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये जरूर मेंशन कर दीजिए कि W3 न्यूनता पूरक चर है, न्यूनता पूरक चर। W4 और W5 जो है वो है आधिक्य पूरक चर, ठीक है। और W6 और W7 जो है वो है कृत्रिम चर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 0W3 प्लस के 0W4 प्लस के 0W5 माइनस के MW6 माइनस के MW6 माइनस के कैपिटल MW7, ठीक है। क्योंकि इन चरों को हम उद्देश्य फलन में भी विद जीरो कॉस्ट न्यूनता पूरक अधिक पूरक चर एंड विद माइनस के M कॉस्ट किसको, कृत्रिम चर को, ठीक है। सो फर्स्ट टेबल इज, देखिए स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम में भी आपकी सिंप्लेक्स मेथड एक तरह से रिवाइज होने वाला है, ठीक है। बशर्ते बस आपको क्या करना है, ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, फिर सिंप्लेक्स मेथड से जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको पहले फॉलो कराना है, फिर सिंप्लेक्स मेथड से इजीली सॉल्व करना है। सो CJ B XB एंड CB, ठीक है। एंड अब देखिएगा यहाँ पे W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, W5 है, W6 है और W7 है, ठीक है। इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट क्या है, 4 3 0 0 0 माइनस के M एंड माइनस M। अगेन अब देखिएगा XB आधारी चर कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो W3 है, क्योंकि W3 में है 1 0 और 0, और एक है W6 0 1 0 एंड 0 0 1। सो 1 W3, सो एक तो W3 है, एक W6 है और एक W7 है। कॉस्ट क्या है इसकी, माइनस M और W3 की 0, ठीक है। एंड बाकी वैल्यूज 50 80 एंड 140। W1 के लिए 1 -1 3 1 -1 3 1 2 2 एंड 0 -1 0 0 0 -1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। उसके लिए ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ क्या होने वाला है, देखिएगा ZJ माइनस CJ। तो देखिए 0 × 1 0 माइनस और माइनस प्लस के M, देखिए ये हुआ प्लस के M माइनस के 3M एंड माइनस के 4 CJ। तो ये हो जाएगा माइनस के 2M माइनस 4 माइनस के 2M माइनस 4। यहाँ से 0 माइनस के 2M माइनस के 2M माइनस 3, यानी कि माइनस के 4M माइनस के 3। ये हो गई ZJ माइनस CJ की वैल्यू। यहाँ पे देखिएगा, अब क्योंकि ये क्या है, आधारी चर है, तो इनकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, और यहाँ पे प्लस M, दिस इज ऑल्सो प्लस M, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो कि आपको नेगेटिव मिल गई। अब इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है, क्योंकि M बहुत बड़ी संख्या है तो माइनस M बहुत छोटी संख्या है, तो माइनस 2M इससे भी छोटी है, तो माइनस 4M इससे भी छोटी है। तो मोस्ट नेगेटिव इज दिस, और मोस्ट नेगेटिव अगर आपको मिल गया इसका मतलब
जो W2 है वो आपको मिल जाता है प्रवेशी चर। अब प्रवेशी चर मिल जाता है नेक्स्ट टेबल के लिए, तो फिर इसका अपगामी चर कौन सा होगा? तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? मिनिमम रेशियो which is bi upon x of ij where xij greater than 0। सो मिनिमम रेशियो इसके रेस्पेक्ट में 50/1 यानी कि 50, 80/2 इज 40 एंड 140/2 इज 70। सो दिस इज मिनिमम। तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति मुख्य पंक्ति हुई और दूसरा स्तंभ मुख्य स्तंभ, तो ये हो गया मुख्य अवयव। और अगर ये आपका मुख्य अवयव हो गया तो अब क्या काम करते हैं? सेकंड टेबल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मेंशन करना है, मैं फिर बता रहा हूँ कहीं आप भूल जाएं, कि यहाँ ZJ माइनस CJ जो है वो सभी ग्रेटर देन 0 नहीं है, और मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ ये है कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में? W2 के रेस्पेक्ट में। अतः W2 जो है वो प्रवेशी चर है, इसलिए जब हमने की एलिमेंट फाइंड आउट किया तो इसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे बनाना है 1 और बाकी 0, यानी 0 1 0, यानी कि 0 1 0। तो ये हो जाएगा अपना अपगामी चर, अपगामी सदिश। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सेकंड टेबल, और फिर आप क्या करते हो? सेकंड टेबल बनाते हैं। ठीक है, सो CJ B XB एंड CB। अब देखिए W6 क्या है? निर्गत होने वाला चर है, और W6 कृत्रिम चर भी है। और मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कृत्रिम चर हो और वो निर्गत हो रहा हो तो उसको नेक्स्ट टेबल में पूरी कॉलम को ही हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये W1 W2 W3 W4 W5 एंड W7। ठीक है, W6 हमने रिपार्ट कर दिया। W1 की कॉस्ट है 4 3 0 0 0 माइनस के m, एंड यहां पर अब देखिएगा, अब जो सबसे पहले देखिए कि आधारी चर कौन कौन से हैं। W3 आधारी चर है पहले से ही, W6 की जगह W2 आ गया और W7 है, तो W2 की कॉस्ट हो गई 3, इसकी 0, इसकी माइनस के m। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमें ये 1 बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? 2 से पूरे रो को डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 40, यहाँ पे माइनस के 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 माइनस हाफ एंड 0, और W6 तो हमने हटा दिया है, तो ये भी 0। अब स्टूडेंट्स हमें इस जगह पर 0 बनाना है, और इस जगह पे पहली टेबल में है क्या? 1। अब यहाँ पे 1 है, इस जगह 0 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ? इस पंक्ति को मुझे चेंज करना है। तो इस पंक्ति को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ? इस पंक्ति में से इसको घटा दूं, तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 ही तो चाहता हूं मैं। 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस हाफ इज प्लस हाफ, 0 माइनस 0 इज 0। W6 हमने हटाई दिया है, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, ओके, एंड नाउ W1 के लिए 1 माइनस के हाफ, सो 1 माइनस माइनस के हाफ 1, ये हो जाएगा प्लस के 3/2, एंड 50 माइनस 40 इज 10। एंड नाउ अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए ये क्या है? 2 है, जबकि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और ये है 1। तो मैं क्या करता हूं? अब देखिए, क्योंकि मैं इसको 2 से गुना करके इसमें से इसको घटाऊंगा, इसको जब मैं 2 से गुना करूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलने वाला है? पहले क्या करता हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, ये 2 है, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, तो मुझे इस पंक्ति में से इस पंक्ति को 2 से गुना करके घटाना है, और इस पंक्ति को 2 से गुना करूंगा तो मुझे क्या, कौन सी पंक्ति मिलने वाली है? अगेन यही पंक्ति तो मिलेगी, क्योंकि मैंने ये पंक्ति कहां से बनाई?
इस पंक्ति में 2 से डिवाइड करके। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 से गुना यहाँ पे करने बैठोगे, इससे अच्छा है कि आप इस पंक्ति में से इसको हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये पंक्ति वही तो है, कौन सी, जब आप इसको 2 से गुना करोगे। तो मैं क्या करता हूं, इस पंक्ति में से इसको हटा दूं, तो 2 - 2 0, 0 - 0 इज 0, 0 माइनस के 1 इज माइनस माइनस प्लस 1, -1 0 -1, और ये तो हमने हटा ही दिया है, 1 - 0 इज 1, और यहाँ पे देखिएगा 3 माइनस के -1 इज 4, और यहाँ पे 140 - 80 इज 60, ठीक है। फाइनल टेबल मिल गई। चलिए अब क्या करते हैं, वही ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ZJ - CJ। सो ZJ - CJ क्या होगा, देखिए 0 -3/2 माइनस के 4m, सो माइनस के 4m माइनस के 3/2 एंड माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 11, माइनस के 4m माइनस 11/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 4m माइनस 11/2। और क्योंकि ये क्या है, आधारी चर हो गया, तो 0 0 0 0 एंड फाइनल 0, क्योंकि ये हो जाएगा थर्ड, माइनस के थर्ड इज 0, ये भी आधारी चर है, ये भी 0, ये भी आधारी चर है, ये भी 0। यहाँ पे देखिए 0 -3/2 माइनस के m, यानी कि माइनस के m माइनस के 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा ये पॉजिटिव m, तो मोस्ट नेगेटिव दिख रही है आपको, क्योंकि ये -m है जबकि ये -4m है, तो ये हो जाएगा प्रवेशी चर W1। अब W1 अगर नेक्स्ट टेबल में इस जगह पर प्रवेश होने वाला है, तो कौन सी जगह की मतलब कौन सी जगह पर ये प्रवेश होगा, उसके लिए हम निकालते हैं मिनिमम रेशियो। सो मिनिमम रेशियो BI/x(ij) वेयर x(ij) ग्रेटर देन 0। तो देखिए 10/3/2 यानी कि 20/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 × 18। ये माइनस वैल्यू है तो इसको स्किप कर देते हैं। ये 4 60/4 इज 15, तो मोस्ट नेगेटिव इज दिस, ठीक है। सॉरी, मिनिमम जो वैल्यू है वो ये है, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये देगा अपन को की एलिमेंट, मुख्य अवयव। और जब ये मुझे मुख्य अवयव मिलने वाला है, तो फिर अब इस जगह पर मुझे 1 0 और 0 बनाना है, तो 1 0 0 यानी कि W3 यहाँ से क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, यानी कि अब इस W3 जगह पर मुझे W1 लिखना है। तो इसके लिए चलिए थर्ड टेबल पे बात करते हैं। यहाँ पे भी वही सब कुछ मेंशन करना है कि मोस्ट नेगेटिव ZJ - CJ इज -4m - 11/2, किसके रेस्पेक्ट में, W1 चर के रेस्पेक्ट में, अतः W1 प्रवेशी चर तथा W3 अपगामी चर होगा, अतः टेबल नंबर 3। CJB, XB एंड CB तो यहाँ पे वही W1, W2, W3, W4, W5, W6 है नहीं, W7, कॉस्ट 4 3 0 0 0 माइनस के m, 4 3, ठीक है। एंड नाउ देखिएगा, अब यहाँ पे आधारी चर कौन कौन से होंगे, W3 की जगह W1, W2 है ही, W7 ऑलरेडी है, W7 कॉस्ट -m, W2 की 3 एंड W1 की 4। अब ये कैलकुलेशन
देखिए 3/2 है, इसकी जगह हमें बनाना है 1, तो 2/3 से गुना करूंगा। ऑब्वियस है, जब 3/2 को 1 बनाऊंगा तो 2/3 से गुना करूंगा। तो इस पूरी पंक्ति को 2/3 से गुना किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2/3 से इसको किया तो ये हो जाएगा 20/3, और 3/2 से 2/3 से इसको गुना किया तो 2/3, और 2/3 इसको भी 2/3 से किया तो 1/3, 0 W4, 1 मिनट, W1 को किया तो 1, W2 0, सॉरी स्टूडेंट्स, W2 0 है, W2 0, इसको किया तो 2/3, इसको किया तो 1/3, इसको किया 0 और इसको भी 0। अब क्या करना है, अब मुझे इस जगह पे 0 बनाना है। तो इस जगह पर 0 बनाने के लिए चूंकि मेरे पास में यहाँ पे 1 है, तो यानी कि मुझे माइनस के 1/2 को 0 बनाना है इसके जरिए। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस 1/2 कर दूं, यानी कि इसको 1/2 से गुना करके इस पंक्ति को इसमें जोड़ दूं 1/2 से गुना करके इसको, यानी कि ये जो पंक्ति है R2, इसको चेंज करना है तो मैं R2 को प्लस कर देता हूं 1/2 R1 में। R1 कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसको 1/2 से गुना करता हूं तो 1/2, इसमें जोड़ दिया माइनस के हाफ 0, इसको 1/2 से गुना किया 0, इसमें जोड़ा तो 1, इसको 1/2 से गुना किया तो 1/3, और इसमें जोड़ दिया W3 के रेस्पेक्ट में 0 प्लस के 1/3 इज 1/3, इसको 1 और इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 6, और ये हो गया 1 माइनस के 3, सो माइनस के 2/6 यानी कि माइनस के 1/3, और फिर यहाँ पे W5 के रेस्पेक्ट में 0, W7 के रेस्पेक्ट में भी 0, एंड यहाँ पे 40 प्लस करता हूं 1/2 यानी कि प्लस के 10/3, सो ये कितना हो जाएगा 12, 130, ठीक है, 4 दिया 12 प्लस के 10/3, सो ये हो जाएगा अपने पास में 130/3। सो कितना हुआ ये, 3 चौकू 12, चलिए 130/3 ही लिख दीजिए, 130/3, ठीक है। ये काम कंप्लीट। अब मुझे इसको 0 बनाना है, यानी कि इस 4 को 0 बनाना है। 4 को 0 बनाने के लिए क्या करता हूं, इसको इस पूरी रो को 4 से गुना कर दूं और इसमें से इसको घटा दूं। सो 4 माइनस के 4 बराबर 0 इज 0, इसको 4 से गुना किया, इसमें से इसको घटाया 0, इसको 4 से गुना किया, इसमें से इसको घटाया तो 4 यानी कि 4 दूनी 8/3 माइनस के, इसमें से इसको 4 से गुना करके सो 1 माइनस के 4/3 यानी कि 3 माइनस के 4 यानी माइनस के दिस इज 1/3। इसको भी मैंने इसमें से क्या घटा दिया, इसको 4 से गुना करके, तो ये -1 ही रहने वाला है, ये 1 ही रहने वाला है क्योंकि ये आधारी चर है। और यहाँ पे 60 माइनस इसको 4 से गुना करके यानी कि 4 दूनी 8/3, सो 180 माइनस के 80 यानी कि 100/3, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल कंप्लीट। और अब देख लेते हैं हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन ZJ माइनस CJ। 0 आने वाला है, W1 है, W2 आधारित चर है, ये भी 0 आएगा, W7 आधारित चर है, ये भी 0 आएगा। इनके लिए वैल्यू देखिए, 4 दूनी 8/3 प्लस के 1 क्योंकि 3 और 1/3 एंड प्लस के 8m/3 माइनस के 0, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस के 8m/3, तो 11 प्लस के 8m/3 पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 4/3, 4 इंटू दिस माइनस के 1 एंड प्लस के m/3 माइनस के 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 यानी 1 प्लस के m/3 यानी कि m + 1/3।
और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 एंड प्लस के m। सो यहाँ सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अतः अब देखिए स्टूडेंट्स, अतः सुसंगत हल या फिर इष्टतम हल के लिख लीजिए, इष्टतम हल मिल सकता है, परंतु क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहां आधार में एक कृत्रिम चर मौजूद है, परंतु यहां आधार में कृत्रिम चर कौन सा, W7 अशून्य मान के साथ, अशून्य मान कितना है वो मान 100/3 अशून्य मान के साथ उपस्थित है। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये कंडीशन पढ़ी है ना कि जब कोई भी कृत्रिम चर आधार में फाइनल टेबल में विद नॉन जीरो वैल्यू अर्थात अशून्य मान के साथ में अगर उपस्थित होता है तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको सुसंगत हल नहीं मिलता है। तो इसलिए ड्यूल प्रॉब्लम का कोई सुसंगत हल नहीं होगा, सुसंगत हल नहीं होगा। और अगर ड्यूल प्रॉब्लम का कोई सुसंगत हल नहीं है तब अतः कोई इष्टतम हल भी नहीं होगा, कोई इष्टतम हल भी नहीं होगा। और अगर ड्यूल प्रॉब्लम का ही कोई इष्टतम हल नहीं है, कोई सुसंगत हल नहीं है स्टूडेंट्स, तो इस केस में अतः दी गई प्राइमल प्रॉब्लम का भी कोई इष्टतम हल नहीं होगा। और अगर दी गई प्रॉब्लम का कोई भी इष्टतम हल नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई समस्या का या तो अपरिबद्ध हल होगा, या फिर कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा, कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा। बात समझ में आई कि यहां पर फाइनल टेबल में W7 कृत्रिम चर है, वो भी नॉन जीरो वैल्यू के साथ। अतः स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दी गई प्रॉब्लम के लिए यहाँ सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अतः यहाँ इष्टतम हल मिल सकता है, परंतु यहाँ आधार में कृत्रिम चर W7 अशून्य मान 100/3 के साथ उपस्थित है, इसलिए ड्यूल प्रॉब्लम का कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा, अतः कोई इष्टतम हल भी नहीं होगा। और अगर ड्यूल प्रॉब्लम का कोई इष्टतम हल नहीं है तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर ड्यूल प्रॉब्लम का इष्टतम हल है तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का भी होगा, लेकिन अगर ड्यूल प्रॉब्लम का नहीं है तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का भी कोई इष्टतम हल नहीं होगा। और अगर प्राइमल प्रॉब्लम का कोई भी इष्टतम हल नहीं होगा तो फिर या तो कौन से दो सॉल्यूशन बचे कि या तो होने वाला हल अपरिबद्ध होगा या फिर कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो यहीं से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ड्यूल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया। और फाइनली अगर आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद हैं, 5 थ्योरम मैंने करवाई है, 5 थ्योरम के स्टेटमेंट याद हैं, तो आप यहीं से ये सब कुछ लिख सकते हैं कि दी गई प्राइमल प्रॉब्लम का भी कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा, या फिर कोई अगर हल होगा तो वो अपरिबद्ध हल होगा। ठीक है, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ में मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस को करते रहिए। देखिए क्वेश्चन करने से ही आपको ये सिंप्लेक्स मेथड हैबिट में आएगा। ड्यूल प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हैबिट में आएंगे। ड्यूल प्रॉब्लम के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है और सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, वो सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन एकदम से गलत ही होने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।